सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने शायद रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन देखा था ना, ये स्टार्ट किया था, हाइडिंग किया था। आपको इतना पता है कि मान लीजिए कोई भी नाइट्रोजन फैमिली का अगर आटम है, हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो ये क्या क्या बनाएगा, NH3, PH3 और क्या बनाएगा, ASH3, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ हाइड्राइड। कोई भी यहाँ पे अगर इस ग्रुप के जितने भी मेटल हो या नॉन मेटल होंगे, हाइड्रोजन के साथ ऐसे हाइड्राइड बनाएंगे, राइट, NH3, PH3, ASH3, SPH3, BiH3। अब इसमें देखो आपको याद क्या रखना है कि पहला पॉइंट बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, बस इतना पैटर्न याद रखना है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ऑफ कोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। रीजन बहुत ही सिंपल है, यानी बॉन्ड एंगल में पढ़ाया था, देखिए कैसे, इसका एंगल तो वैसे 107 डिग्री के आसपास होता है। इन सब में ट्राइगोन रूल लगेगा क्या, 90 के आसपास रहेंगे। सेकेंड पॉइंट, हाइड्रा एसिड में, हाइड्रा एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम क्या होता है यार, HF, HCl, HBr, HI, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, मींस मैं सेकंड पॉइंट बोल सकता हूँ कि बेसिक स्ट्रेंथ ये क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। सिंस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। ये पॉइंट चमका। आगे की बात कर लेते हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा ना तो फिर सब कुछ इजी है। देखिए यहाँ पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर शायद आपने पढ़ा होगा, रिडक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने ये भी पढ़ा होगा, C डबल बॉन्ड C का रिडक्शन करूंगा क्या हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C, यही आएगा क्या। ये सारे हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब अगर रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब दूसरे को रिड्यूस करेंगे। अब देखो दूसरे को रिड्यूस तब करेंगे जब ये यहाँ से हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे। अब खुद से बताओ कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन सप्लाई करे, ये हाइड्रोजन सप्लाई करे, ये भी हाइड्रोजन सप्लाई करे, कौन इजीली हाइड्रोजन सप्लाई कर सकता है। अब कैसे सोचेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तब हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, यहाँ पे बिस्मथ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तब हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है, ये हाइड्रोजन इजीली सप्लाई करेगा। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा, बिस्मथ हाइड्राइड, फिर एंटीमनी, फिर आर्सेनिक, फिर PH3, फिर AS3। किसी को इसमें डाउट है, जल्दी से लिख लीजिए। वैसे ये वाला बॉन्ड एंगल में डेटा किसी बॉन्ड बोल रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर किसी को पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ाया होगा, NH3, PH3, SPH3 बॉन्ड, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यूजुअली बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है बिकॉज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन NH3 में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा क्या, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली ज्यादा होगा। कहाँ तक ज्यादा होगा, तो ये यहाँ तक आ जाता है। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा BiH3 होता है, फिर SbH3 होता है, फिर नंबर आता है NH3 का, फिर नंबर आएगा ASH3, लास्ट में नंबर आएगा PH3 का। क्या बोलिए, नाइट्रोजन का साइज छोटा रहता है, जल्दी बोलते जल्दी बोलिए। हाँ तो बोले जल्दी। और हाइड्रोजन का साइज भी छोटा रहता है। हाँ तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, हाँ, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अरे बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉन्ड ब्रेक करना नहीं, बॉइलिंग पॉइंट मतलब एक मॉलिक्यूल है दूसरा मॉलिक्यूल है, इनको सेपरेट करना। तो वो फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो वो अबे कहते हैं तू क्या कर रहा है, NH बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, मैं क्या बोलूँ NH3 और NH3 इनको सेपरेट करना है। इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो फिर ब्रेक करना इजी है डिफिकल्ट है। हो गए सबकी। एक डेटा आप और याद रख लीजिए अगर आप रख सकते हैं तो, एक मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक ना। मेल्टिंग पॉइंट में BiH3 का कोई डेटा नहीं है अपने पास, ठीक।
जैसे इन चारों में NH3, PH3, H3 और SbH3 में सबसे ज्यादा होता है ये NH3, फिर नंबर आएगा SbH3, फिर नंबर आएगा ASH3, फिर नंबर आएगा PH3। वैसे मैंने आपको ये जो बताया ना, ये जो बॉन्ड एंगल, बेसिक स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी अपन सारा कवर कर रहे हैं, वैसे टेबल में दिए हैं। ठीक, टेबल में उन्होंने वैल्यूज दिए हैं। ठीक, ये आपको वैल्यूज लर्न नहीं करना है, सिर्फ अगर पूछेंगे कभी आपको ये बस ऑर्डर पूछते हैं। ठीक ना, देखो बॉन्ड एंगल आपको याद ही रहेगा। ठीक, बेसिक स्ट्रेंथ आप एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेट कर सकते हैं। रिड्यूसिंग कैरेक्टर यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेट कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा एक्सेप्शन ये क्यों आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, यहाँ भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण एक्सेप्शन आता है। BIEC शायद दिया है क्या उसमें, BIEC का यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का डेटा नहीं। ठीक, हो गए सबके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये था रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन में बेसिकली ये ऑक्साइड बनाएंगे, तो शायद आपने सुना भी होगा इनके ऑक्साइड दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है A2O3 टाइप, दूसरा होगा E2O5 टाइप। अब ध्यान से सुनना इनके बारे में। E2O3 एंड E2O5, जैसे मान लीजिए P2O3 एंड P2O5, N2O3 N2O5, जनरली ऐसे ही ऑक्साइड होते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें आता है। फजांस रूल यूज करिए, फजांस रूल यूज करिए, बताइए कि कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें आता है, E2O3 या E2O5? कोई बोलेगा? कैसे देखते देखो, फजांस रूल ये बोलता है कि यहाँ पे चार्ज कितना होगा, +3 हो गया, यहाँ पे +5 होगा। चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीजेस, पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस, पोलराइजेशन इंक्रीजेस, कोवैलेंट कैरेक्टर मींस यहाँ पे इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। पॉइंट चमका गया? तो लिख लीजिए इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर E2O5 का ज्यादा होगा E2O3 से। राइट। एक चीज और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर, इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? एसिडिक स्ट्रेंथ E2O3 और E2O5 में। देखिए फिर से आपने पीरियोडिक टेबल रिवाइज नहीं किया है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल या कोई भी सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। कहाँ पे था ये? पीरियोडिक टेबल में था। चाहो तो हिंट लिख लेना आप ब्रैकेट में। क्या 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 कौन है मास्क में? हाँ क्या लिख लीजिए हिंट कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए N2O3 P2O3 नाइट्रोजन फास्फोरस, H2O3 Sb2O3 Bi2O3, इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। देखिए ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या ऑक्सी एसिड, ध्यान से सुनना, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सी एसिड, इन तीनों के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का रूल एक होता है। हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का रूल एक होता है। हाइड्राइड में भी या ये सारे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सी एसिड, लेफ्ट टू राइट जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? अरे यार, लेफ्ट टू राइट जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज सबके लिए। हाइड्राइड में भी इंक्रीज होगा, यहाँ भी इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम आओगे तो हाइड्राइड में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। हाइड्राइड में इंक्रीज होता है क्या? ये कैसे देखते हैं? तो सिंपल सा है, टॉप टू बॉटम आओगे तो सेंट्रल एटम एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? टॉप टू बॉटम आओगे तो सेंट्रल एटम एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? क्या होगा? डिक्रीज।
H+ इजीली बाहर जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। लेकिन ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सी एसिड ये मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर से देखते हैं। मतलब मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक या बेसिक? मेटालिक ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये लाइन याद है? अब देखिए टॉप टू बॉटम आएंगे तो टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं? इसीलिए टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। लेकिन ये रूल किसके लिए है? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सी एसिड के लिए। फिर से बता दूं मैं एक बार, कोई भी एसिड हो, आइदर हाइड्रा एसिड या ऑक्सी एसिड, लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलवेज इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम में डिफरेंस है। टॉप टू बॉटम में अगर हाइड्राइड है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? लेकिन अगर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सी एसिड है तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? यहाँ पे बोलिए, ऑक्साइड है क्या? तो टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? तो ये डिक्रीज होगा। वैसे आपने देखा भी होगा यार कि ये जो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस नॉन मेटल है, इनके ऑक्साइड क्या होंगे? इनके ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होगा। ये दोनों मेटलॉइड है, ये क्या हो जाएंगे? एम्फोटेरिक हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा? मेटल है तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक हो जाएगा। फिर से बोलो, इतना जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, कुछ भी आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल आता है तो। ठीक, नहीं तो सारे रटने पड़ेंगे यार। जल्दी दीदी, आपको वैसे पता है कि मैंने कुछ लिस्ट ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड दिया था। की पॉइंट क्या था? सुनो जनाबे अली, वे सब पंजाबी मन से गाते हैं, ऐश करते हैं, याद है? देखिए ऐश करते हैं, H2O3 था क्या? वे सब में क्या था? Sp2O3। ये दोनों एम्फोटेरिक है। ठीक, जल्दी नोट करिए। हो गया क्या? आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी विथ हैलोजन। रिएक्टिविटी विथ हैलोजन। फिर से यहाँ पे एक तो आपको मिलेगा EX3 टाइप एंड एक मिलेगा EX5 टाइप। अब मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं कि EX3 एंड EX5 जैसे PCl3 और PCl5 कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा? किसमें ज्यादा होगा? समझा? क्यों होगा ज्यादा? रिलेट करें फजांस रूल से। कोवैलेंट कैरेक्टर जब भी रिलेट करना हो, अगर सेम एटम है तो फजांस रूल यूज करिए। चार्ज ज्यादा है कैटायन पे, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, राइट? लेकिन नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड बना सकता है क्या? सारे 5 बॉन्ड बनाएंगे इस ग्रुप के, लेकिन NX5 मींस NF5, NCl5, NBr5, NI5 एग्जिस्ट करेंगे क्या? NX5 does not exist। पहला पॉइंट। हो गया सबके? सेकंड पॉइंट इसमें लिखिए, नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड्स एग्जिस्ट करेंगे। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है क्या? NF3, NCl3, NBr3, NI3 ये सब बना सकते हैं। लेकिन इसमें अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड तो बना सकता है, लेकिन जो इसके ट्राई हैलाइड होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। सिर्फ एक ट्राई हैलाइड स्टेबल होता है, ये होता है NF3। NCl3 एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि अमॉन्ग ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये आपको एक लाइन याद रखना है, अमॉन्ग ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन only NF3 is stable। only NF3 is stable। हो गया? एक चीज और, मतलब ये एनसीईआरटी का एक लाइन और है,
जितने भी ट्राई हेलाइड होंगे, मान लीजिए नाइट्रोजन के ट्राई हेलाइड, नाइट्रोजन के ट्राई हेलाइड में तो एक ही एग्जिस्ट करता है, कौन सा? NF3। फास्फोरस के ट्राई हेलाइड PF3, PCl3, PBr3, PI3, यहाँ पे आर्सेनिक के, एंटीमनी के, बिस्मथ के, सबके अगर आपने ट्राई हेलाइड दिया तो यहाँ पे ट्राई हेलाइड यूजुअली कोवैलेंट होंगे या आयनिक होंगे? कोवैलेंट होंगे या आयोनिक होंगे? कोवैलेंट। समझा? लेकिन आयनिक होगा भी तो किसका आयनिक होगा? किसका ट्राई हेलाइड आयोनिक होगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है? तो अगर किसी का ट्राई हेलाइड आयनिक हुआ भी तो किसका होना चाहिए? ये पॉइंट समझा? अब बिस्मथ के ट्राई हेलाइड में बिस्मथ का फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, इनमें से सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें रहेगा? BF3, BCl3, BBr3, BI3। पजांस रूल यूज करो आप। पजांस रूल पता है क्या है? एक बार चलो मैं फिर से बता देता हूँ। पजांस रूल ये बोलता है कि अगर कोई कैटायन है और कोई एनायन है, कैटायन क्या करेगा? एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा तो एनायन में पोलराइजेशन डेवलप होगा। पोलराइजेशन डेवलप होगा मींस इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन आएंगे। इट मींस दोनों के बीच में अब इलेक्ट्रॉन शेयर होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है? मींस इनके बीच में कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। समझा? तो जितना ज्यादा एनायन में पोलराइजेशन होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ये लाइन समझा? अब ये जो पोलराइजेशन है किस पर डिपेंड करेगा? तो पहली बात, अगर ये कैटायन बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट करे, डिस्टॉर्ट करना मतलब समझ में आ रहा है? कैटायन अगर एनायन को बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट करे, मान लीजिए कैटायन है और यहाँ पे एनायन है, ये इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कैटायन अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट करे तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। अब कौन सा कैटायन ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा? डिपेंड करेगा इसके चार्ज डेंसिटी पे। चार्ज डेंसिटी पता है क्या होता है? चार्ज बाई, बस 2 मिनट में मैं रिवाइज करूँ, ध्यान से सुन लो। कैटायन पे चार्ज इंक्रीज होगा, कैटायन का चार्ज डेंसिटी, चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीजेस, चार्ज डेंसिटी ऑन कैटायन, फिर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजेशन, कोवैलेंट कैरेक्टर, साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेस, चार्ज डेंसिटी increases, charge density increases, polarizing power increases, polarizing power increases, polarization of anion, covalent character। ये तो हो गया कैटायन के लिए। एनायन के लिए बात करते हैं। एनायन अगर कोई बहुत बड़ा सा एनायन है तो उसका पोलराइजेशन इजी है या डिफिकल्ट है? पक्का। एनायन अगर बहुत बड़ा सा है तो क्या होगा कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत दूर होंगे, इजीली पोलराइज होगा। पॉइंट समझा क्या? इट मींस साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस, पोलराइजेशन अबे यार बाजीराव, पोलराइजेशन बाजीराव, साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस, पोलराइजेशन क्या होगा? इंक्रीजेस, फिर कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। सिमिलरली एनायन पे चार्ज, अगर एनायन पे चार्ज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो कैटायन से ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो फिर से चार्ज ऑन एनायन इंक्रीजेस, पोलराइजेशन ऑफ एनायन इंक्रीजेस, पोलराइजेशन इंक्रीजेस, कोवैलेंट कैरेक्टर। ये 4 पॉइंट आप याद रखो। वैसे एक पॉइंट और है, वो जब पजांस रूल आप रिवाइज करोगे तो आएगा। डी ब्लॉक के कैटायन एस ब्लॉक के कैटायन से पोलराइजिंग पावर का ज्यादा होता है। ठीक, वो बाद में रिवाइज करो, लेकिन इतना तो याद रखो। अब यहाँ पे समझो, बिस्मथ है, बिस्मथ का फ्लोराइड, बिस्मथ का क्लोराइड, बिस्मथ का ब्रोमाइड, बिस्मथ का आयोडाइड, सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें होगा? आयोडाइड में। सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें होगा? फ्लोराइड। समझा? इट मीन जितने भी ट्राई हेलाइड हैं इस ग्रुप के यूजुअली कोवैलेंट होते हैं एक्सेप्ट BiF3। BiF3 का नेचर आयनिक होता है। क्यों होता है ये समझा गया? अब चाहो तो ये लाइन भी ऐड कर सकते हो। लिखिए कि एक्सेप्ट BiF3, एक्सेप्ट BiF3, एक्सेप्ट BiF3, ट्राई हेलाइड्स आर, एक्सेप्ट BiF3, ट्राई हेलाइड्स आर यूजुअली, except BiF3 trihalides are usually
क्या होंगे, क्या लिखा हमने, एक्सेप्ट BiF3 ट्राई हैलाइड्स आर यूजुअली प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट इन नेचर, प्रीडोमिनेंटली एक्सेप्ट BiF3 ट्राई हैलाइड्स आर प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट इन नेचर। मतलब ये होता है कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इसमें, ठीक। जैसे मान लीजिए क्या होता है ना, जैसे अगर आप पढ़ोगे H2 है, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे 50% कोवैलेंट 50% आयनिक है, और मान लो कि इसमें 60% कोवैलेंट कैरेक्टर है और मान लो ऐसे 40% आयनिक कैरेक्टर है, तो ऐसे कि मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर है इसमें, राइट, लेकिन ज्यादा कैरेक्टर कौन सा है, इसको प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर इस ग्रुप को आप मेटल से रिएक्ट करोगे, बस ये लाइन सुनना, इस नाइट्रोजन को आपने एल्यूमिनियम से रिएक्ट किया, क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, नहीं, मैग्नीशियम को अगर आपने नाइट्रोजन से रिएक्ट किया Mg3N2 बनाएगा, कौन से स्टेट में, -3 स्टेट में। फॉस्फाइड सुना है आपने, फॉस्फाइड क्या हो जाएगा, Mg3P2। तो ये जितने भी इस ग्रुप के एलिमेंट हैं, अगर -3 स्टेट में ये नाइट्राइड, फॉस्फाइड, ये सब बना सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है क्या, नहीं। अब चलिए अपन ने जो मैंने आपको लास्ट क्लास में वो जो ट्री डायग्राम बनाया था, उसमें मैंने कौन कौन से पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, 7.1 जितना भी था सारे कंप्लीट कर लिए हैं क्या। अब जब बनाते हैं 7.2 पे, 7.2 मीन्स अपना पहला मॉलिक्यूल इस ग्रुप का N2, ये ना 7.2 हेडिंग है 7.2। N2 में देखो हम 3 काम करने वाले हैं, प्रिपरेशन, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका प्रॉपर्टीज, और इसके बाद लास्ट में सबसे पहले हेडिंग दीजिए प्रिपरेशन। N2 का लिखिए प्रिपरेशन में पहला रिएक्शन, NH4NO2 को अगर आप हीट करोगे तो ये बनेगा N2 प्लस 2H2। एक मैं आपको और रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, वो याद रहेगा, वो भी सिमिलर ही है। NH4NO3 को हीट करोगे तो ये बनता है N2O प्लस 2H2। और प्रोडक्ट्स देखो यहाँ पे, वैसे अमोनियम नाइट्राइड को हीट करोगे तो क्या मिलेगा, अब यार अमोनियम नाइट्राइड को हीट करोगे तो क्या मिलेगा, N2 प्लस H2। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने से क्या मिलता है, N2 प्लस H2। वैसे ये प्रिपरेशन का मेथड है, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, क्योंकि दोनों रिएक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, अपन भूल जाते हैं कि क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे N2 फॉर्म होगा या फिर यहाँ पे N2 फॉर्म होगा। तो N2 कहाँ पे फॉर्म होगा, अमोनियम नाइट्राइड में या अमोनियम नाइट्रेट में। याद कैसे रखना है, यहाँ पे पैसे याद रखो कि अगर NH4NO2 को हीट करोगे, अब ऐसे इमेजिन करो यहाँ से वाटर बाहर जाएगा, क्या बाहर आएगा, वाटर। यहाँ से वाटर बाहर निकालो, कितने हाइड्रोजन है, 4, कितने ऑक्सीजन है, कितने H2 बाहर निकाल सकते हो, कितने H2 बाहर निकाल सकते हो, 2 H2 बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा। यहाँ से भी आप सेम काम करिए, यहाँ से H2 बाहर निकालिए, कितने H2 बाहर निकाल सकते हैं, 2H2 बाहर निकालेंगे, क्या क्या बचेगा, NO बचेगा क्या, यहाँ पे N2O प्लस 2H2 बचेगा। समझा, फटाक से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा NH4NO2 बनाने का एक और मेथड भी है, ये कहाँ से बनता है ये भी लिख देता हूँ, NaNO2 प्लस NH4Cl से। तो बताएगा, ये रिएक्शन आपको याद नहीं करना पड़ेगा, NaNO2 प्लस NH4Cl क्या बनेगा, आयन एक्सचेंज रिएक्शन कर दो, NaCl प्लस NH4NO2 को हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, N2 प्लस H2। याद रहेगा क्या, चलिए ये रिएक्शन इतना याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, इसको हीट करेंगे। देखिए यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट होगा ये होता है N2 गैस प्लस Cr2O3 प्लस 4H2। फटाक से नोट करिए,
हो गए सबके? वैसे ये रिएक्शन फिर से याद कैसे रखोगे? NH4 Cr2O7, इसका नेम तो बताएगा। इसका नेम है अमोनियम डाइक्रोमेट। क्या नेम है इसका? अमोनियम डाइक्रोमेट। हीट करोगे फिर से की पॉइंट अपना वही है, H2O बाहर आएगा। कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? 8। ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ से H2O मैक्सिमम कितने निकाल सकते हो? 4 H2O निकाल लो यार। अगर आपने 4 H2O निकाल लिया, 4 H2O मैंने बाहर निकाल लिया, हाइड्रोजन सारे बाहर आ गए। क्रोमियम कितने बचे? ऑक्सीजन कितने बचे? Cr2O3। नाइट्रोजन कितना है? N2 प्लस Cr2O3 प्लस 4H2। इन दोनों रिएक्शन में आप सेम की पॉइंट यूज करो, तीनों ही रिएक्शन आपसे हो जाएंगे। की पॉइंट क्या है अपना? बस H2O बाहर निकालो, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन, वैसे अगर ये बेरियम नाइट्राइड, बेरियम अजाइड है, बेरियम अजाइड को आप हीट करो या फिर सोडियम अजाइड को हीट करो, इनको हीट करने से बेरियम प्लस नाइट्रोजन, सोडियम प्लस नाइट्रोजन, यहाँ पे ये जो दोनों मेथड मैं बता रहा हूँ, यहाँ दोनों मेथड बेरियम अजाइड या सोडियम अजाइड, इनको हीट करने से जो सोडियम मिलता है, सॉरी सोडियम बोलो, नाइट्रोजन मिलता है, ये बहुत ही प्योर नाइट्रोजन मिलता है। अगर आपको कहीं भी प्योर नाइट्रोजन चाहिए, प्योर नाइट्रोजन मींस नाइट्रोजन को छोड़ के कुछ और नहीं मिलना चाहिए, तो ये मेथड यूज करें। रीजन बहुत ही सिंपल है, बेरियम अजाइड या सोडियम अजाइड को हीट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या क्या बनेगा? बेरियम प्लस N2। बेरियम मेटल है क्या? कंटेनर के अंदर ही रह जाएगा, बाहर क्या आएगा? सिर्फ N2 बाहर आएगा क्या? लेकिन यहाँ पे आप हीट करते तो क्या बाहर आता? N2 प्लस क्या बाहर आता? H2O भी आता। तो यहाँ से प्योर नाइट्रोजन मिलेगा क्या? अरे कहता यहाँ से प्योर नाइट्रोजन मिलेगा, इसलिए ये मेथड यूज करते हैं प्योर नाइट्रोजन के लिए। ये लिखते हैं ना, प्योर नाइट्रोजन मिलता है यहाँ से। तो इसमें ये हो गया नाइट्रोजन का प्रिपरेशन। एक दो रिएक्शन और लिख लेते हैं। दो रिएक्शन और, HNO2 प्लस NH2CO NH2, ये बनता है N2 प्लस CO2 प्लस H2। एक ये NH3 प्लस कॉपर ऑक्साइड, ये भी दोनों प्रिपरेशन के मेथड है, लेकिन याद रख सकते हो फिर बहुत अच्छी बात है। देखना HNO2 प्लस ये कौन सा मॉलिक्यूल दिख रहा है? NH2CO NH2, क्या है ये? यूरिया है क्या? तो यूरिया पे अगर आपने HNO2 का रिएक्शन किया, आपको बनता है N2 प्लस CO2 गैस प्लस वाटर। सेकेंड है अमोनिया प्लस कॉपर ऑक्साइड CuO, तो कॉपर प्लस N2 प्लस H2 होता है क्या इस रिएक्शन में? वैसे लास्ट वाले में कॉपर ऑक्साइड में यहाँ पे कॉपर किस पे? +2 में है क्या? 2 प्लस से किस में जा रहा है? 0 में। मीन्स कॉपर ऑक्साइड इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, -3 से 0 में आता है ये। NH3 नाइट्रोजन -3 से 0 में जा रहा है क्या? मीन्स इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन होता है। दो रिएक्शन आप बस एक्स्ट्रा याद रख लो, बाकी इधर वाला तो आपको पूरा याद रहेगा। ये 5 रिएक्शन याद रहेंगे क्या? पहला रिएक्शन कौन सा था? इतने ही मेथड है। पहला रिएक्शन कौन सा है? NH4NO2 हीट करोगे तो क्या आएगा? H2 बाहर निकालना है, की पॉइंट याद है। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करोगे, क्या बाहर आएगा? H2 ही बाहर निकालो, बाकी प्रोडक्ट आप लिख सकते हो। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे, क्या बाहर आएगा? H2 बाहर निकाला, N2 प्लस Cr2O3, याद रहेगा। ये दो मेथड, बेरियम अजाइड या सोडियम अजाइड को हीट करोगे तो क्या मिलेगा? This प्लस N2। वैसे ये इतने मेथड NCERT के ही हैं, ठीक, प्रिपरेशन तो याद रख सकते हो, वो दो एक्स्ट्रा याद रखो, ठीक ना। तो ये हो गया प्रिपरेशन। नेक्स्ट आते हैं हेडिंग इसका प्रॉपर्टीज। जल्दी से हेडिंग दीजिए। अच्छा एक चीज और, ये तो हो गया मैंने लैब मेथड बताया। कॉमर्शियली कुछ सोच सकते हैं नाइट्रोजन कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कॉमर्शियल स्केल पे फैक्ट्री में कैसे बनाते होंगे। इंडस्ट्री में अगर आपको नाइट्रोजन बनाना है, कहाँ से बनाएंगे? अबे कहो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है क्या? एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम कौन से गैसेस प्रेजेंट हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। पक्का? तो N2 एंड O2 में ध्यान से सुनना,
बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? कैसे सोचेंगे? किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है? N2 का या O2 का? तो O2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, नहीं समझा? जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसमें वैंडरवॉल फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा, वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इमेजिन करो मैंने क्या किया, एयर लिया, एयर को कंडेंस कर लिया, अब लिक्विड बन गया कब सब कुछ। अब मैं इसको क्या करूंगा, हीट करूंगा। हीट करने से नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है? पहले कौन बाहर आएगा? मिल गया नाइट्रोजन। चमका क्या? तो इंडस्ट्री में ऐसे बनाते हैं, ठीक ना? चाहो तो ये भी पॉइंट लिख लो आप कि कॉमर्शियली क्या है, क्या अरे यार बहुत सारे गैसेस होंगे, ठीक ना? इसीलिए अपन डिस्टिलेशन नहीं करते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि उसमें N2, O2, CO2 जितने भी गैसेस, मान ली बहुत सारे गैसेस हैं, सबका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, ठीक? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता है क्या है कि मान लीजिए एक गैस का बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का 20 डिग्री सेल्सियस, तीसरे का 30, 20, ऐसे बहुत सारे गैसेस हैं, सबका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, ठीक? तो अगर मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूंगा, उसमें क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी गैप है बॉइलिंग पॉइंट में, तो वो डिफरेंट ऐसे डिफरेंट टेम्परेचर पे ये बाहर आएंगे, आप इनको कलेक्ट कर लीजिए, ठीक? तो निकल लीजिए इसमें कि कॉमर्शियली नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय fractional distillation of commercially nitrogen is obtained by fractional distillation of liquefied air. Fractional distillation of liquefied air. कैसे रीड कर जाएंगे? N2 रीड करता है क्या? चलिए प्रॉपर्टीज क्या क्या क्या? नहीं, हेवर्स प्रोसेस बाद में पढ़ेंगे, ठीक है यार, पूरी नहीं पढ़ेंगे बाद में, ठीक है? प्रॉपर्टीज अपने घर को कर लेंगे। लेकिन इसमें N2 जो गैस होता है, सबसे पहला पॉइंट कि ये कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। लिखिए कि N2 is colorless, orderless and tasteless gas। हो गया। एंड N2 के बारे में एक चीज और, N2 गैस रिएक्टिव होगा या नॉन रिएक्टिव होगा? क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N है क्या, तो बॉन्ड ब्रेक करना इजी है डिफिकल्ट है, इसीलिए N2 गैस बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। तो लिख लीजिए भी कि N2 is less reactive, N2 is less reactive because of N triple bond N। N2 is less reactive because of N triple bond N। आगे की मैं बात कर लूं, शायद इस ब्लॉक में आपको पता होगा, देखिए वही बहुत अच्छी बात। हाँ, अब देख सकते हैं प्रॉपर्टीज में जितने भी अल्कली मेटल हैं, अल्कली मेटल में सिर्फ और सिर्फ पता है कौन रिएक्ट करता है? सिर्फ लिथियम रिएक्ट करता है। तो नेक्स्ट लिखिए, among alkali metal only lithium reacts with nitrogen। among alkali metal, वो लिखना है जल्दी जल्दी। among alkali metal only lithium reacts with nitrogen। लिथियम एंड नाइट्रोजन मिलके क्या बनाएगा? Li3n। मैग्नीशियम भी रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन मिलके क्या बनाएगा? Mg3n2। एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रोजन भी रिएक्ट करता है, क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब आगे की स्टोरी मोटा भाई बताएंगे। मैग्नीशियम नाइट्राइड पे अगर मैं वाटर डाल दूं, मान लो ऐसे रिएक्शन दे दे, बताएंगे क्या बनेगा? हाइड्रोलिसिस पढ़ा चुका हूं बे, क्या बनेगा? H+OH माइनस MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3। एल्यूमिनियम नाइट्राइड पे वाटर,
AlOH होल थ्राइस प्लस NH3। अगर आपको दे दे कि मान लो इस पे वाटर का रिएक्शन है, कर सकते हो आप, लिख लिए पड़े। हो गए सबके? अब देखिए N2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या? N2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या? नहीं, लेकिन बहुत ही हाई टेम्परेचर पे N2 प्लस O2 ये मिलके बनेगा 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये अप्रोक्सीमेटली बनता है एट 2000 केल्विन पे। अगर N2 प्लस O2 को हीट करेंगे आप मोटा भाई, तो याद रखना N2 वैसे O2 के साथ रिएक्ट नहीं करता है, 2000 केल्विन है, उससे ज्यादा टेम्परेचर रखोगे तब जाके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। हो गया क्या? अभी तक मैंने जितने भी नाइट्रोजन के प्रॉपर्टीज पढ़ाए, रिएक्शन पढ़ाए, कोई भी ऐसे याद रखने वाली बात नहीं है, सब आपको याद रहेंगे। बस एक रिएक्शन में आपको स्टार मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 रिएक्शन स्टार मार्क कर रहा हूँ। स्टार मार्क का मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क का मतलब है कि आपको याद रखना है थोड़ा सा, बाकी तो आप ऐसे गेस कर सकते हो। एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बाइड प्लस नाइट्रोजन, ये मिलके बनाएगा CaCN2 प्लस कार्बन, इसको बोलेंगे नाइट्रोलीन। देखिए आप फटाक से, कैल्शियम कार्बाइड मीन CaC2 होता है, CaC2 प्लस नाइट्रोजन के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा CaCN2। ध्यान से समझे, ये CN वोल्ट वाइज नहीं है, CaCN2 प्लस कार्बन है। इस मिक्सचर को बोलते हैं नाइट्रोलीन। ठीक है, पहली बात, ये CaCN वोल्ट वाइज का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये साइनामाइड है, CN वोल्ट वाइज का स्ट्रक्चर होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, CN वोल्ट वाइज 2 माइनस है ये। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ऐसा होता है C डबल बॉन्ड N माइनस माइनस, ऐसा होता है। ठीक है, इसको बोलेंगे कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन, इस मिक्सचर को बोलते हैं नाइट्रोलीन। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है कि अपन कैल्शियम कार्बाइड प्लस नाइट्रोजन मिलकर नाइट्रोलीन बनाता है, और इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये जो मिक्सचर है ये फर्टिलाइजर में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? ऐसे फर्टिलाइजर। तो लिखिए पॉइंट, इसको अपन कैल्शियम साइनामाइड बोलते हैं। ठीक है, CaCN वोल्ट वाइज को। मासूम नहीं नहीं नहीं, लिखिए कि नाइट्रोलीन इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर नाइट्रोलीन इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर। क्यों होता है ये फर्टिलाइजर? बिकॉज अगर आपने कैल्शियम साइनामाइड को CaCN वोल्ट वाइज प्लस वाटर, अब देखिए फर्टिलाइजर का मतलब समझते हैं क्या होता है? मोटा भी मान लीजिए कि किसान बन गए, ठीक, इमेजिन करिए। तो अब क्या होगा? अबे सुनो भाई, तो अब होता क्या है कि अभी जैसे खेती करने गए तो फर्टिलाइजर लेके जाएंगे। फर्टिलाइजर का प्रॉपर्टी होता है कि ऐसा नहीं कि मोटा भाई ने ऐसे ही खेत में फर्टिलाइजर डाला, और फर्टिलाइजर का काम क्या होता है? अमोनिया गैस सप्लाई करना। ठीक, क्या प्लांट्स को अमोनिया का रिक्वायरमेंट होता है। अब मान लीजिए कि मोटा भाई क्या करे, अमोनिया जाके फेंक दे, राइट? एक तो ये भी पॉसिबिलिटी था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है। अगर मोटा भाई ने डायरेक्ट अमोनिया फेंक दिया तो इससे क्या होगा कि जो भी प्लांट्स होंगे बेचारे, इमेजिन करिए प्लांट्स हैं, मोटा भाई नहीं प्लांट्स है, क्या होगा? अगर आपने डायरेक्ट ये अमोनिया फेंक दिया तो वो जिस टाइम पे फेंकेंगे बस उसी टाइम पे काम आएगा, बाकी अमोनिया हो सकता है डिस्ट्रॉय हो जाए, राइट? और हाई कॉन्सेंट्रेशन से ये प्लांट्स पे बैड इफेक्ट भी डालेगा। अपने को क्या करना चाहिए? वैसा कोई चीज़ आप यूज़ करो जो स्लोली अमोनिया गैस या अमोनिया रिलीज करे। आपने आज डाल दिया, 2-4 दिन तक ऐसी अमोनिया रिलीज होते जाएगा। इसमें क्या होता है? कैल्शियम साइनामाइड को जैसे ही फेंकोगे आप, खेत में पानी होता है क्या? अरे पानी होता है क्या? इसके साथ ये रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट
प्लस अमोनिया, ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है। मोटा भाई ने नाइट्रोजन खेत में फेंक दिया, घर आ गए, ऐश कर रहे हैं, धीरे धीरे ये रिएक्शन होते जा रहा है, धीरे धीरे अमोनिया रिलीज होगा क्या? अबे गधों, तो प्लांट्स को अमोनिया मिलते जाएगा, इसीलिए इसको अपन एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो रिएक्शन में लिख लीजिए आप। हो गया क्या? चलिए ये था नाइट्रोजन का रिएक्शन प्रॉपर्टीज। थर्ड अपन आते हैं यूजेस। यूजेस में इसका कोई इंपॉर्टेंट यूज नहीं है, मतलब तो कॉमन यूज ही है जो कि नहीं पूछ सकते। पहला यूज, नाइट्रोजन का यूज आप नाइट्रोलिन बनाने में यूज कर सकते हो। कर सकते हो क्या? अरे मत लिखो ये सब बातें, नाइट्रोलिन बनाने में। दूसरा भी बताऊंगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनता है? N2 प्लस H2 क्या बनता है? बचपन से रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं। NH3 तो अमोनिया के प्रिपरेशन में भी यूज होता है। बाकी आपने नाइट्रोजन का शायद यूज सुना होगा, कहीं इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, जैसे लेज का जो पैकेट होता है उसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, हवा नहीं होता है। कदों हवा क्यों नहीं होता है? अब सुनो क्यों नहीं होता है। अच्छा, नाइट्रोजन अगर मान लो लेज के पैकेट में अगर आपने एयर भर दिया तो क्या प्रॉब्लम होगा? उसमें ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए पर नाइट्रोजन भरते हैं। तो ये बस इसकी यूजेस है, कोई खास यूज नहीं है। इसलिए मतलब सेकंड पे आते हैं। सेकंड अपना 7.3 था शायद। 7.3 क्या है? हेडिंग दीजिए अमोनिया। इसलिए अमोनिया का पहला प्रिपरेशन, हेडिंग दीजिए अमोनिया में प्रिपरेशन। अब एक इंसान, तुम्हें अभी तक 3 रिएक्शन याद रखने हैं जो शायद डिफिकल्ट हो सकते हैं। 2 मैंने पहले स्टामा किया था, एक ये स्टामा का याद है। बाकी सारे रिएक्शन ऐसे नॉर्मल है, आप बस देखो कि याद हो जाएगा। ठीक है, कुछ रिएक्शन एनसीईआरटी में होंगे, कुछ थोड़ा सा मैंने एनसीईआरटी से आगे भी पढ़ेंगे। ठीक, फिर आप एक अमोनिया में प्रिपरेशन, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaOH पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन अमोनियम सल्फेट प्लस NaOH। तीसरा रिएक्शन अमोनियम सल्फेट प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे सुनना, ये तीनों रिएक्शन आप खुद से डिसाइड कर सकते हो क्या बनेगा। देखना फटाक से, अगर मैं बिना पढ़े भी सोचूं कि NH4Cl प्लस NaOH क्या बनेगा, तो ये NaCl बनना चाहिए। बनेगा क्या? फिर यहाँ से क्या बनना चाहिए? NH4OH। NH4OH किस में डिसोसिएट हो जाएगा? NH3 प्लस H2O। समझा क्या? ये रिएक्शन सोचिए, NH4 प्लस NaOH क्या बनेगा? आयन एक्सचेंज रिएक्शन करो, Na2SO4 प्लस NH4OH होगा क्या? अबे कहूँ क्या बन जाएगा? NH3 प्लस वाटर। ये भी क्या बनेगा? आयन एक्सचेंज रिएक्शन करिए, कैल्शियम सल्फेट बनेगा क्या? कैल्शियम सल्फेट, लेकिन ये वाला पार्ट कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में जाएगा, क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मीडियम तो हमारा वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मान के आप रिएक्शन करो, फटाक से बताओ क्या बनेगा? CaSO4 प्लस NH4OH बनना चाहिए था क्या? NH4OH किस में ब्रेक होगा? NH3 प्लस वाटर। तीनों प्रिपरेशन में खुद से ही कर सकते हो यार, एक भी फटाक से। हो गए सबके? एक चीज और आप लिख लीजिए, नेक्स्ट लाइन। अब एक यहाँ पे सुनो, जिंक के साथ NaOH या फिर और एल्यूमिनियम के साथ NaOH। जिंक के साथ NaOH या फिर एल्यूमिनियम के साथ NaOH। वैसे इसका नेम है, नेम वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, डेवार्डा एलॉय। ठीक, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। पहली बात क्या याद रखना है आपको?
जिंक के साथ NaOH हो या फिर एल्यूमिनियम के साथ NaOH हो तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। याद रहेगा? अरे यार याद रहेगा। अब सुनिए, जब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कुछ भी दोगे एकदम फाइनल प्रोडक्ट तक रिड्यूस करेगा। अब इस लाइन का मतलब क्या है? अगर आपने जिंक NaOH ले लिया, बाजीराव, जिंक और NaOH ले लिया, अगर आपने नाइट्राइट ले लिया या फिर और नाइट्रेट ले लिया, रिएक्शन क्या होगा? नाइट्राइट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3, नाइट्रेट का +5। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि इसको एकदम मिनिमम स्टेट में रिड्यूस करेगा। नाइट्रोजन का मिनिमम स्टेट क्या होगा? N-3 बन जाएगा। और N-3 किस में रहेगा? क्या बनेगा? NH3 बन जाएगा। अब एक रिएक्शन खुद से बताना, जिंक NaOH प्लस SO3 SO बिना पढ़ाए बोलो यार, SO3 सल्फर कौन से स्टेट में है? कहां तक ले जाएगा? सल्फाइड बनेगा। नहीं चमका क्या? अबे नहीं चमका। एक लाइन याद रखो, सारे रिएक्शन याद हो जाएंगे। जिंक के साथ NaOH या एल्यूमिनियम के साथ NaOH, इसका नेम है डिवाइडर एलॉय। इसका स्पेशल प्रॉपर्टी ये है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लिखे तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये किसी को भी मिनिमम स्टेट में रिड्यूस करेगा। तो ये भी अमोनिया बनाने का मेथड हो गया क्या? जिंक NaOH प्लस NO2 NH3, जिंक NaOH प्लस NO3 अमोनिया बनेगा। टेप लीजिए फटाक से। हो गए सबके? अच्छा एक चीज और, मोटा भाई, किसान लोग एज ए फर्टिलाइजर अमोनिया यूज करते हैं क्या? आपने सुना होगा, नहीं सुना है? जब आप किसान बनेंगे तब सुन जाएंगे। NH2CO NH2 को एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं। मतलब ऐसे अपन खेत में ऐसे यूरिया फेंकते हैं। अब फिर से यार, यूरिया फर्टिलाइजर है। मैंने क्या बोला था? फर्टिलाइजर का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? जैसे मान लो प्लांट्स को अमोनिया देना है, तो अचानक से ऐसे अमोनिया फेंक सकते हो क्या? नहीं, स्लोली रिलीज करना चाहिए। क्या होता है, जैसे ही किसान लोग अगर खेत में मान लो ऐसे यूरिया फेंक रहे हैं, तो यूरिया वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? आप इसका रिएक्शन कर सकते हो? रिएक्शन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो? अबे हाइड्रोलाइसिस कर दो यार। तो ये बन जाएगा अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है, NH4 CO2। ठीक। अब क्या होता है, वैसे हुआ कुछ नहीं यार, यहाँ पे H+OH- दिया, तो ये ब्रेक करके अमोनिया वाटर में अमोनियम कैटायन कार्बोनेट आयन, अमोनियम कार्बोनेट बन गया। ये जो अमोनियम कार्बोनेट है स्लोली ब्रेक होता है। पता है किससे ब्रेक होगा? अमोनिया प्लस वाटर प्लस CO2। तो यार फिर से मैं यूरिया को एज ए फर्टिलाइजर यूज कर सकता हूँ क्या? अबे कर सकता हूँ क्या? तो ये भी रिएक्शन लिख लीजिए फटाक से। चलिए हो गए सबके? अब एक जो इसका कॉमर्शियल मेथड है, मतलब इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं कॉमर्शियल मेथड, आप सबने पढ़ा होगा। इसी को बोलते हैं हेवर्स प्रोसेस। ठीक है। रिएक्शन क्या होता है? N2 प्लस 3H2 मिलके ये बनाएगा 2NH3। इस रिएक्शन का डेल्टा H लेस देन 0 होता है। ठीक। वैसे में आपको ये फिर से इंपॉर्टेंट है। ठीक। और कंडीशन क्या होगा? तो यहाँ पे 200 ATM प्रेशर, 500 डिग्री सेल्सियस, और कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड प्लस
K2O and Al2O। ठीक, चलिए हो गए सबके। जल्दी जल्दी थोड़ा समझते हैं। चलिए हो गए सबके। वैसे आपको देखो इसमें याद क्या रखना है, जो नेम रिएक्शन है यहाँ पे, जैसे साइंटिस्ट के नेम पे जो रिएक्शन है, जैसे एवर्स प्रोसेस है, इसमें आपको पूरा चीज याद रखना पड़ेगा। जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहा है, इसका डेल्टा एच लेस देन 0 याद रख लो। कंडीशन है यहाँ पे 200 atm प्रेशर एंड 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कैटलिस्ट तक याद रख लो, आयरन ऑक्साइड प्लस K2 एंड Al2O। ठीक, वैसे पहले के जमाने में, जैसे मान लो अर्लियर में लिख देता हूँ, अर्लियर आयरन कैटलिस्ट यूज करते थे और मॉलिब्डेनम ऑक्साइड एज अ प्रमोटर यूज करते थे, प्रमोटर एंड ये कैटलिस्ट। मतलब बहुत पहले ऐसे इंडस्ट्री में आयरन कैटलिस्ट यूज करते थे और मॉलिब्डेनम ऑक्साइड प्रमोटर यूज करते हैं। प्रमोटर मींस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, लेकिन हमने इसको रिप्लेस कर दिया है आयरन ऑक्साइड और K2 एंड Al2 होते से। समझने वाली बात ये है कि यार N2 प्लस 3H2 मिलकर 2NH3 बना रहा है। आपको ली कैटलियर प्रिंसिपल याद है? ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? किधर? लेस नंबर ऑफ मोल्स। तो यार N2 प्लस 3H2 मिलकर अगर आप 2NH3 बना रहे हो, अगर आपको अमोनिया का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, राइट, ये रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाना है, तो प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई या लो? प्रेशर हाई होना चाहिए, इसीलिए मैंने प्रेशर यहाँ पे 200 atm लिखा है। पहला पॉइंट चमका। दूसरा पॉइंट, इस रिएक्शन का डेल्टा एच लेस देन 0 है, मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? डेल्टा एच लेस देन 0 है, तो रिएक्शन किधर हो? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब रिएक्शन क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा? ली कैटलियर प्रिंसिपल। अबे बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन एंडोथर्मिक डायरेक्शन में होता है। इसका एंडोथर्मिक डायरेक्शन किधर है? बैकवर्ड है क्या? पक्का? तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इंडस्ट्री में अगर आपको अमोनिया बनाना है तो प्रेशर हाई रखना चाहिए या लो रखना चाहिए? हाई रखना चाहिए। टेम्परेचर क्या रखना चाहिए? तो लो टेम्परेचर रखना चाहिए। किसी को यहाँ तक डाउट है? प्रेशर क्या रखना चाहिए? हाई, और टेम्परेचर क्या रखना चाहिए? लो। लो टेम्परेचर रखने से क्या होगा कि आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होने का मतलब है आपका रिएक्शन ऐसे मान लो 70% या 80% तक कंप्लीट हो जाएगा। आपने 1 मोल नाइट्रोजन लिया, 3 मोल हाइड्रोजन लिया, इसका 80% पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आइडियली मुझे लो टेम्परेचर यूज करना चाहिए था, लेकिन देखो यहाँ पे टेम्परेचर कितना यूज करते हैं? ये लो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है। अब डाउट आएगा कि फिर 500 डिग्री सेल्सियस क्यों यूज करते हैं? डाउट चमका पहले? तो देखो यार, होना ये चाहिए था कि रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाने के लिए टेम्परेचर कम करना चाहिए, राइट? अब पहले आप समझो कि इस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि अगर मान लीजिए इंडस्ट्री में आपने 1 मोल नाइट्रोजन लिया, 3 मोल हाइड्रोजन लिया, और अगर मैं बोलूं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन 50% है, तो 2 मोल बनना चाहिए था, बनेगा कितना? जस्ट 1 मोल बनेगा। समझा? तो जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होते जाएगा, ये ज्यादा बनते जाएगा। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कम होते जाएगा तो ये क्या होगा? कम बनते जाएगा। तो आइडियली मुझे क्या करना चाहिए इंडस्ट्री में? टेम्परेचर बहुत ही कम रखना चाहिए, सो दैट जितना नाइट्रोजन हाइड्रोजन लूँ अमोनिया पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए। लेकिन इंडस्ट्री में एक चीज़ और प्रॉब्लम होता है, अगर आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो आपको ये भी चाहिए कि फटाक से, मतलब कि मान लो 1 डे में आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ अमोनिया बाहर निकालना है। ये भी रेस्ट्रिक्शन है क्या? मान लीजिए आप एक काम करिए, 1 मोल नाइट्रोजन लिए, 3 मोल हाइड्रोजन लीजिए, और पता चला 4-5 दिन में आपको 2 मोल नाइट्रोजन अमोनिया मिल रहा है,
4-5 डेज लग रहे हैं, तो आपका इंडस्ट्री प्रॉफिट में रहेगा क्या? मतलब इंडस्ट्री में एक और फैक्टर आता है, रेट ऑफ रिएक्शन। मुझे क्या करना चाहिए, अगर इंडस्ट्री में मैं बना रहा हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? तो अगर मैं टेम्परेचर बहुत ही कम कर दूं, भले ही परसेंटेज ये ज्यादा होगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए इंडस्ट्री में क्या करते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं। फिर से बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते हैं, तो वैसा नहीं कि आप ऐसे 1000 डिग्री सेल्सियस कर दो। 1000 डिग्री सेल्सियस कर देंगे फिर बहुत अच्छी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। लेकिन आपको एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। किस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? किस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से। बात समझ में आ रही है? मैं लो टेम्परेचर क्यों नहीं रख सकता हूँ? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बहुत हाई टेम्परेचर भी क्यों नहीं रख सकता हूँ? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। इसीलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रखा जाता है। मतलब 500 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर होता है यूजुअली कि रिएक्शन का रेट भी कंसिडरेबल होता है और एक्सटेंट भी ठीक ठाक होता है। सबसे पहला डाउट यही पूछेंगे कि अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए ऑप्टिमम कंडीशन क्या होना चाहिए? तो ऑप्टिमम कंडीशन होना चाहिए हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। लेकिन लो टेम्परेचर क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लिख लीजिए पॉइंट। क्या बिल्कुल होता है कैटलिस्ट। तो ऐसा नहीं है, देखो कैटलिस्ट से भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है। इनफैक्ट अगर आप कैटलिस्ट नहीं लेंगे तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं यार। अगर मान लीजिए बिना कैटलिस्ट के आप ये रिएक्शन करो तो हो सकता है कि ये 1 ईयर 2 ईयर ऐसे इतना टाइम लगे। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन हाइड्रोजन होते हैं क्या? अरे होते हैं ना। अमोनिया बनाते हैं क्या इतना? नहीं। कैटलिस्ट से भी होता है, या फिर टेम्परेचर भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक, लिखिए इसमें कि अमोनिया फॉर्मेशन इज फेवर्ड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। Ammonia formation is favored at high pressure and low temperature। हो गया, आगे लिख लीजिए। but actually temperature cannot be kept low। Temperature cannot be kept low because rate becomes slow। हो गया। एक चीज और, अगर मान लीजिए आपके पास अमोनिया है और अमोनिया मान लीजिए कि वाटर में है, राइट? और दिले भाई अमोनिया को आपको ड्राई करना है। ड्राई करना मतलब समझते हो आप? ड्राई करना मतलब हाँ, सुखाना है आपको। तो आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना चाहिए। वैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट शायद आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ पढ़ा होगा। एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, P4O10, ये सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं इनको यूज कर सकता हूँ क्या? देखिए ये पॉइंट, अमोनिया cannot be dried by using calcium chloride, P4O10, H2SO4। ये भले ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट है लेकिन इनसे आप ड्राई नहीं कर सकते हैं। ठीक, कौन सा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है। अल्कोहलिक की वजह से बात करो क्या? KOH ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर डिफरेंसेस हो गया। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मींस ये वाटर रिमूव कर दे कहीं से भी। ओए नो, ध्यान सुनो। अब ऐसा क्यों? रीजन सुनना। H2SO4 भले ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट है
लेकिन यार H2SO4 का नेचर एसिडिक है या बेसिक है? एसिड है। P4O10 नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये भी क्या है? एसिडिक। जैसे ही आप डिहाइड्रेशन के लिए यूज करोगे, अमोनिया से वाटर रिमूव करना था, लेकिन ये एसिड है, ये बेस है, क्या हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो यूज कर सकते हैं क्या? CaCl2 के साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि ये अमोनिया के साथ मिलके CaCl2.8H2O सॉरी .8NH3 ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, तो ये भी यूज नहीं कर सकते। क्षमता तो लिख लीजिए इनकी लॉजिक। हो गए सबके? तो फिर अमोनिया को फिर ड्राई कैसे करते हैं इंडस्ट्री में? तो कैल्शियम ऑक्साइड से। ये रिएक्ट नहीं करता है, ये भी लिख लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड इज used as calcium oxide is used as drying agent. Calcium oxide is used as drying agent for ammonia. Drying agent for ammonia. हो गया? चलिए नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी में क्या लिखे कि अमोनिया इज कलरलेस गैस। अमोनिया इज कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल समझते हो आप? हाँ बोल सकते हो, बहुत तीखा सा स्मेल होता है विथ पंजेंट स्मेल। पॉइंट नंबर 2, अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करता है क्या? NH3+H2O मिलकर क्या बनाएगा? NH4OH, इसलिए हाईली सॉल्युबल है। तो नेक्स्ट पॉइंट, अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। हो गया? अमोनिया के मैं एक दो रिएक्शन वैसे लिख देता हूँ अभी, लेकिन इसका मैं रिएक्शन डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है? वही चलो एक में देखिए, बस लिख देता हूँ Fe3+ प्लस अमोनिया, या अमोनिया को मैं बोल सकता हूँ NH4OH, ये बनाएगा FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट ब्राउन। Cr3+ प्लस NH4OH, CrOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट ग्रीन। जब लिख सकते हो FeOH बोलते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Fe2O3.XH2, ये भी चलता है, ठीक है? दो रिएक्शन बस आप इसमें लिख लो। चलिए हो गए सबके? अब इसका चलो यूजेस एक आध लिख सकते हो आप, यूजेस लिख लो। प्रॉपर्टीज के बाद यूजेस में लिख लीजिए कि अमोनिया बेसिकली फर्टिलाइजर में यूज होता है, ठीक है? लिखिए इसमें कि अमोनिया इज यूज्ड टू प्रोड्यूस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। और लिक्विड अमोनिया को एज अ रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। रेफ्रिजरेंट समझते हो आप? रेफ्रिजरेंट क्या होता है? रेफ्रिजरेंट, हाँ बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो। रेफ्रिजरेंट नहीं समझ आप यार? जैसे रेफ्रिजरेटर या एसी में पता है आपको लिक्विड होता है, ठीक? उनको रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। तो लिख लीजिए कि लिक्विड अमोनिया इज used as refrigerant हो गया? चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे आते हैं। अभी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से पहले HNO3 पढ़ लेते हैं, नाइट्रिक एसिड।
नाइट्रिक एसिड का सबसे पहले फटाक से सुनना, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। हाँ, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड में पढ़ोगे ना, हो सकता है आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। HNO3 का प्रिपरेशन, सबसे पहला प्रिपरेशन लैब मेथड। वैसे लैब मेथड तो कोई बता सकता है, NaNO3 और H2SO4। मासूम बताओगे क्या बनेगा? प्लस क्या होगा? HNO3। आयन एक्सचेंज रिएक्शन कर दिया, बन गया। ठीक, राइट। अगर स्टेप वाइज करो चलो आप NaHSO4 लिख सकते हो स्टेप वाइज। मतलब इसने 1H+ डोनेट किया, इसने 1Na+ डोनेट किया, NaHSO4 + HNO3। ये स्टेप वाइज है, वो कंप्लीट था। स्टेप वाइज भी लिख सकते हो। ये तो हो गया लैब मेथड। अब बात करते हैं इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं हम। कॉमर्शियल मेथड, कॉमर्शियल मेथड में पहला ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। अब से थोड़ा ध्यान से सुनिए, इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे। बेसिकली मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूँ इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं। बेसिक में आपको प्रिंसिपल बता देता हूँ, फिर आपको याद रहेगा। ठीक, देखो यार, पहले मेरा काम क्या होगा, मैं कुछ भी लूंगा पहले स्टार्टिंग में रिएजेंट। NO बनाऊंगा, NO से NO2 बनाऊंगा। NO2 का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूँ क्या क्या बनेगा? NO2 + वाटर, बताओ क्या बनेगा? अरे याद रखने का मेथड सुनो पहले। NO2 + वाटर भी बताएगा। अरे यार, HN गधो इंसान +4 है, सिखाया नहीं? क्या बनेगा? HN। चमका? किसी को डाउट है? तो क्या करूंगा, उज्जवल बाबू इधर देखिए। मेरा काम क्या होगा, पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले NO बनाऊंगा, NO से NO2 ले जाऊंगा, NO2 का हाइड्रोलिसिस करूंगा, HNO3 मिल जाएगा। चमका? यहां से यहां कैसे जाओगे? हाइड्रोलिसिस। NO से NO2 कैसे जाओगे? NO + O2 क्या बनेगा? NO + O2 क्या बनेगा? NO2। समझा? दो मेथड बताने वाला हूं, दोनों मेथड का बेस यही रहेगा। पहले क्या बनाऊंगा? NO से क्या करूंगा? NO2 का क्या करूंगा? हाइड्रोलिसिस, बन जाएगा HNO3। पॉइंट समझा क्या? अब चलिए अपन रिएक्शन देखते हैं। ओस्टवाल्ड मेथड में क्या होता है, NH3 + O2। NH3 का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो यहाँ पे मैं कैटलिस्ट ले दो, प्लैटिनम या फिर रोडियम लेंगे, 500 केल्विन टेम्परेचर, 980 प्रेशर, ये बनेगा NO + H2O। तो ध्यान से सुनना, NH3 का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट कौन कौन सा है? प्लैटिनम एंड रोडियम, 500 केल्विन टेम्परेचर है, 980 प्रेशर है। टेम्परेचर प्रेशर भी याद रखो, ठीक ना? तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, प्लस ये हाइड्रोजन का जब भी कंबशन होता है H2O बनता है। कार्बन का कंबशन होगा, क्या बनेगा? कार्बन का कंबशन क्या बनेगा? CO2। हाइड्रोजन का कंबशन H2O। नाइट्रोजन है यहाँ पे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये NO में जाता है। N2 + O2 क्या बनता है? N2 + O2 क्या बनता है? NO बनता है। तो आप वहां से याद रख सकते हो, NO बन गया क्या? अब NO से NO2 बनाना है, क्या करोगे? कुछ मत करिए, NO + O2 मिलके क्या बन जाएगा? NO2 बन गया यार। समझा क्या? अब NO2 से मुझे HNO3 बनाना है, बोलो क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस डाल कर देते हैं, तो ये बन जाएगा HNO3 + NO बनेगा। अच्छा, अभी NO कहां से है मैं आपको ये समझा रहा हूँ, सुनिए फटाक से। NO2 + वाटर क्या बनना चाहिए था? HNO3 + लेकिन ये जो HNO2 होता है ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है, +4 में है ना, ये डिस्प्रपोर्शनेट होकर बनाता है HNO3 + NO + वाटर। तो ये जो HNO2 रहा होगा ये डिस्प्रपोर्शनेट हो गया HNO3 एंड NO में,
इसलिए मेरे फाइनल प्रोडक्ट HNO3 प्लस NO लिखा है। तो ये था ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। याद हो गया क्या? पहले बताओ फटाक से, आप बनकर क्या होगा? NH3 प्लस O2 मिलके क्या बनाएगा? NO प्लस। कैटलिस्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्लैटिनम एंड रोडियम, टेम्परेचर कितना है? 500 केल्विन एंड 9 रेडियम। NO बन गया, NO से क्या करोगे? NO प्लस O2, NO2 का हाइड्रोलिसिस कर दो, बनना चाहिए HNO3 एंड HNO2। HNO2 का क्या होता है? किसमें कन्वर्ट होता है? HNO3 एंड NO प्लस H2 में, इसीलिए HNO3 प्लस NO बनता है। ये हो गया पहला मेथड, लिख लीजिए फटाक से। दूसरा मेथड है बर्कलैंड एज प्रोसेस। अबे सुन, ये मेथड तो यार सबको पता होगा, बिना पढ़े आपको पता होगा। पूछो कैसे? NO बनाना है, NO बनाने का मैंने एक ही मेथड बताया आपको। N2 प्लस O2 मासूम क्या बनता है? कोई मासूम देखो यार, N2 प्लस O2। अच्छा, ये रिएक्ट होके NO बनाएगा क्या? क्या होगा? इसीलिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ेगा। हाँ, ऐसे झटका देना पड़ेगा। बन गया NO। इसके आगे की प्रोसेस सेम है क्या? NO प्लस O2 मिलके क्या बनेगा? NO2 प्लस वाटर मिलके क्या बनेगा? HNO3 प्लस NO। दोनों मेथड हो गए। चलिए, हो गया क्या? हो गया। एक लाइन में लिख लीजिए कि यहाँ से जो HNO3 बनता है, ठीक ना, आप इसका डिस्टिलेशन जब करते हैं, आपको शायद एक लिक्विड स्टेट में मैंने एक टर्म पढ़ाया था, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। भूल गए होंगे, मुझे पता है। याद है? किसे याद आ रहा है एजियोट्रोपिक मिक्सचर? एजियोट्रोप क्या होता है? मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। एजियोट्रोप क्या होता है? ऐसा ऐसा डायग्राम होता था यूजुअली, लेकिन एजियोट्रोप में क्या होता था? ऐसा ऐसा बनता था। याद है? इसका प्रॉपर्टी क्या होता था? क्या होता था? एक ही टेम्परेचर पे बॉईल कर जाएगा क्या? यहाँ पे मान लीजिए कोई मिक्सचर है, तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं यार। वो जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे, बस 2 मिनट बताता हूँ मैं। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो यहाँ तक तो आप आओगे, नहीं दूसरा लिक्विड सिर्फ यहीं तक आएगा। अच्छा, कोई यहाँ वहाँ समझ में नहीं आ रहा है? एक काम करो, लिखो यार, लिखो एक पॉइंट। ये लाइन मैं लिख पाता हूँ, फिर ट्राई करूँगा समझाने का, देखते समझ में आ रही है। अप टू 68% HNO3 up to 68% HNO3 is obtained by distillation. Up to 68% HNO3 is obtained by distillation। हो गया? मतलब होगा क्या कि आपको HNO3 और वाटर का मिक्सचर रहेगा। जब आप बनाओगे HNO3 रहेगा, वाटर भी रहेगा यहाँ पे। तो अगर आपको प्योर HNO3 चाहिए तो आप डिस्टिलेशन करोगे। इस सामने बाबू क्या होगा कि जैसे ही आपको 68% HNO3 मिल गया, यहाँ पे क्या होता है? ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाता है। मतलब 68% HNO3 पे, HNO3 और वाटर का मिक्सचर है, तो 68% HNO3 पे एजियोट्रोपिक मिक्सचर होगा। अब इसके बाद आप डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो आगे लिखिए इसमें कि at this composition azeotrope is formed। At this composition azeotrope is formed। At this composition azeotrope is formed
and further distillation is useless, and further distillation is useless. हो गया. अब इससे ज्यादा आपको अगर कंसंट्रेशन चाहिए तब अब डिस्टिलेशन प्रोसेस काम में नहीं आएगा. ठीक, आगे देखिए इसमें अब क्या करना पड़ेगा. तो इट कैन बी फर्दर कंसंट्रेटेड, it can be further concentrated by dehydration by concentrated H2SO4. It can be further concentrated by dehydration by concentrated H2SO4. आपको पता है concentrated H2SO4 क्या करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी निकालेगा. तो अगर HNO3 और वाटर है तब बस H2SO4 डालिए, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा. राइट. तो यहाँ से कितना परसेंट तक मैंने बोला? 68. तो यहाँ से आप ऑलमोस्ट 98% तक फाइंड कर सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से. ठीक, ब्रैकेट लिख सकते हो, यहाँ तक 98% तक अचीव कर लेते हैं. चलिए अपन नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं. अच्छा.